गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो आज कल जो हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, लिमिटिंग फॉर्म ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद हम करेंगे ग्राफ ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ग्राफ ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारा, हमें पता है कि पीडीएफ ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन विद एन डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इसने क्या किया, जो हमारा बीटा वाला फॉर्म था ना, बीटा वेरिएट, जैसे ये वाला 1/√n बीटा 1/2 n/2, उसको क्या ले लिया, एक कॉन्स्टेंट c, ठीक है, c से डिनोट कर दिया उसको, इंटू 1 + t² की पावर -n+1/2, और t कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -∞ to ∞। तो ये हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ हो गया। आपको याद होगा टी डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ यहाँ पे भी गिवन है, देखो। और टी हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, इसकी रेंज क्या होती है, -∞ to ∞ होती है। अब देखो यहाँ पे टी की पावर क्या है, स्केयर में है। अगर टी की पावर स्केयर में होती है तो ये हमारा क्या होता है, जो प्रोबेबिलिटी कर्व आएगी टी की, वो क्या आएगी, सिमेट्रिकल आएगी। क्यों, क्योंकि जैसे स्केयर है तो f of -t = ft हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, पीडीएफ है जो टी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो एक सिमेट्रिकल कर्व देगा किसके अबाउट, द लाइन t = 0, ठीक है। तो ये हमारी सिमेट्रिकल कर्व हो गई। एज टी इंक्रीज, जैसे जैसे टी इंक्रीज होएगा तो हमारा जो एफ टी है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। और टेंड टू 0 एज टी टेंस टू इन्फिनिटी, जैसे जैसे टी टेंस कर जाएगा इन्फिनिटी को, तो एफ टी है हमारा 0 को टेंस कर जाएगा। सो द टी एक्सिस इज एन एसिम्पटोट टू द कर्व। अब हमें पता है कि हमारे टी डिस्ट्रीब्यूशन के सिर्फ और सिर्फ सेकंड जो इवन ऑर्डर मोमेंट्स हैं वही हमें गिवन होते हैं, ठीक है। और बाकी ऑड ऑर्डर मोमेंट्स क्या होते हैं, 0 के इक्वल हो जाते हैं। अब यहाँ से हमें पता चला कि अगर टी की पावर इवन है तो ये सिमेट्रिकल हो जाता है। अब देखो यहाँ से अगर हम n ग्रेटर देन, ये जो हमारा सेकेंड ऑर्डर मोमेंट है, अगर इसमें हेंस फॉर n > 2, तो हमारा μ2 क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये जो वैल्यू है μ2 ये जो वैल्यू है μ2 n/n-2 व्हेन n > 2। तो अगर n > 2 पुट करते हैं, यहाँ पे n > 2 पुट करें, अगर मान लिया हमने n = 3 पुट कर दिया, तो μ2 क्या आएगा हमारा, μ2 = 3/3 - 2 विच इज इक्वल टू 3। तो ये क्या आया, हमारा μ2 ग्रेटर देन 1 ही आया ना। तो ये कह रहा है कि अगर हम n > 2 पुट करते हैं, μ2 हमारा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दैट इज द वेरिएंस ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या कह रहा है कि जो वेरिएंस होगा टी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो ग्रेटर आ जाएगा किससे, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएंस से, ठीक है। अगर फिर दूसरा केस क्या कहता है कि अगर n > 4 पुट करते हैं, किस में, जो ये हमारा β2 गिवन है ना, β2 = 3n-2/n-4, ठीक है। और अगर हम ग्रेटर देन 4 पुट कर दें n, क्योंकि 4 पुट कर देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगी ना, ये वाली टर्म। अब ये देखो β2 = अगर हमने n = 5 पुट कर दिया, तो ये क्या आएगा, 3 × 5 - 2 डिवाइड बाई 5 - 4 विच इज इक्वल टू 3 × 3 = 9। तो β2 भी हमारा क्या आया यहाँ पे, ग्रेटर देन 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 से ग्रेटर आ गया ये। तो 10 जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा फ्लैट हो जाएगा, जो इसकी कर्व बनेगी ना ऊपर से, वो फ्लैटर आ जाएगी, यहाँ से फ्लैटर आ जाएगी, ठीक है। किसके कंपैरिजन में, नॉर्मल कर्व के कंपैरिजन में, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया, ग्रेटर देन 3। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर फ्लैट ऑन द टॉप देन द नॉर्मल कर्व। इन फैक्ट फॉर स्मॉल n वी हैव, अगर हमारी n की वैल्यू स्मॉल है तो क्या हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ t ग्रेटर देन इक्वल टू t0, वो किससे ग्रेटर आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू z0। क्योंकि हमारा अगर n की वैल्यू स्मॉल रहेगी तो ये जो कर्व आएगी, जैसे हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व क्या होती है, सिमेट्रिक होती है ना, ऐसे। अगर n की वैल्यू हमारी, ये वैसे तो टी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर जाता है जब n की वैल्यू क्या हो जाए, लार्ज हो जाए, ग्रेटर देन 30 हो जाए, ठीक है। अगर वो n की वैल्यू स्मॉल है तो वो क्या करेगी, ऊपर से फ्लैटर रहेगी, ठीक है, ऐसे।
ये मान लिया n इक्वल टू 5 के लिए हो गया, ये n इक्वल टू 7 के लिए हो गया, और ये किसकी है, नॉर्मल कर्व है। तो ये नॉर्मल कर्व को टच नहीं करेगी ना अगर n हमारा क्या रहे, स्मॉल वैल्यू रहे n की। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी t की वो ग्रेटर रहेगी किससे, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी से। एंड द टेल्स ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन हैव द ग्रेट प्रोबेबिलिटी एरिया देन द टेल्स ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो टेल्स की वैल्यू जो आएगी ना, टेल्स का जो एरिया आएगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेल से ज़्यादा रहेगा, किसका, टी डिस्ट्रीब्यूशन का। क्योंकि देखो नॉर्मल का तो यहाँ मान लो यहाँ से शुरू हो रहा है, टी का कहाँ से, यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इनका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। ठीक है। Moreover, we have also seen that for large and degree of freedom t distribution tend to standard normal distribution। जैसा कि हमने कल किया था लिमिटिंग फॉर्म ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें क्या था कि अगर n टेंस टू लार्ज हो जाता है, मतलब इन्फिनिटी को टेंस कर जाता है, तो जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा वो किसको अप्रोच कर जाएगा, किस स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। तो यहाँ पे यही गिवन है। अगर देखो ये वाली कर्व है, ये जो डॉटेड कर्व है ये टी डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व है। अगर n इक्वल टू 3 है, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी 3 है तो ये वाली कर्व आएगी। फिर अगर n इक्वल टू 7 है तो ये वाली कर्व आएगी। और अगर हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ता जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल को अप्रोच कर जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा था कि जैसे जैसे हमारा स्मॉल n रहेगा तो जो प्रोबेबिलिटी का जो एरिया आएगा ना, प्रोबेबिलिटी का एरिया आएगा जो टेल्स पे, वो किसका ज़्यादा होगा, टी डिस्ट्रीब्यूशन का ज़्यादा होगा रादर देन नॉर्मल कर्व। ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्राफ। अब उसके बाद देखो क्रिटिकल वैल्यू ऑफ टी। क्रिटिकल वैल्यू क्या है टी की, कि टी की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पे हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं या एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्रिटिकल वैल्यू हम रिजेक्शन के लिए निकालते हैं मोस्टली। तो क्रिटिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, द क्रिटिकल और सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ टी एट अ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम वी फॉर टू टेल टेस्ट आर गिवन बाय द इक्वेशंस। अब ये क्या बोल रहा है कि जो क्रिटिकल वैल्यू है टी की किसी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा पे विद डिग्री ऑफ फ्रीडम वी, तो उसका टू टेल टेस्ट की जो टी क्रिटिकल वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ मोड टी ग्रेटर देन टी वी अल्फा इक्वल टू अल्फा। ठीक है। ये लेफ्ट टेल के लिए होगी, नहीं ये रिजेक्टेड रीजन के लिए हो गई। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ मोड टी लेस देन इक्वल टू टी वी अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा, अगर ये लेस देन है। तो ये दो इक्वेशंस आ गई। द वैल्यू टी वी अल्फा हैव बीन टेबुलेटेड। अब ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू, जो टी क्रिटिकल की वैल्यू है ना हमारे पास, ये हमारे पास पीछे गिवन है, इस चैप्टर के लास्ट में गिवन है ये सारी वैल्यूज वन टेल टेस्ट के लिए, राइट और लेफ्ट बोथ के लिए, यहाँ पे इन टेबल्स में ये वाली ये टी की टू टेल के लिए हो गई, ये गिवन है टी की। ठीक है। आगे ये एफ की भी गिवन है, ये फिर एफ डिस्ट्रीब्यूशन की दूसरी वाली गिवन है। तो ये हमारे पास गिवन है। आगे सिंस टी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल अबाउट टी इक्वल टू 0, हमें पता है कि टी इक्वल टू 0 के अबाउट टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। तो इक्वेशन 16.5 से हमें क्या मिला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ग्रेटर देन टी वी अल्फा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी लेस देन माइनस टी वी अल्फा, अगर नेगेटिव टर्म लेते हैं तो ये सिमेट्रिकल है, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू पी प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ग्रेटर देन टी वी अल्फा। अब ये सिमेट्रिकल है तो ये क्या करेंगे, ग्रेटर देन कर देंगे इसको और नेगेटिव टर्म हट जाएगी और ये क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, देखो सिमेट्रिकल है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ग्रेटर देन टी अल्फा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ग्रेटर देन माइनस टी अल्फा इक्वल टू अल्फा, क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ग्रेटर देन टी अल्फा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, ये लेस देन था ना, लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा ग्रेटर देन टी अल्फा इक्वल टू अल्फा विच इज इक्वल टू 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ग्रेटर देन टी अल्फा इक्वल टू अल्फा। ये बन गया हमारा ये वाली टर्म। ठीक है।
अब यहाँ से क्या करेंगे, इस 2 को इधर ले गए तो क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ग्रेटर देन टी अल्फा इक्वल टू अल्फा बाई 2, ठीक है। या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ग्रेटर देन टी वी, ये 2 इधर आ गया, इसके साथ 2 अल्फा इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वी 2 अल्फा फ्रॉम द टेबल एट द एंड ऑफ द चैप्टर, हमारे पास जो टेबल गिवन है वहाँ से हम ये वैल्यू निकालेंगे, गिव्स द सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ टी फॉर ए सिंगल टेल टेस्ट। तो ये हमें सिंगल टेल टेस्ट के लिए क्या दे रही है, सिग्निफिकेंट वैल्यू दे रही है, राइट टेल या लेफ्ट टेल के लिए। सिंस डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, जब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारा सिमेट्रिकल है, एट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा एंड वी डिग्री ऑफ फ्रीडम, हेंस द सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ टी at level of significance alpha for a single tail test can be obtained from those 2 tail tests by looking the values at alpha at level of significance 2 alpha। तो ये क्या कह रहा है कि अगर जो सिग्निफिकेंस वैल्यू है टी की किसी अल्फा लेवल पे फॉर ए सिंगल टेल टेस्ट, ये अल्फा लेवल पे सिंगल टेल टेस्ट के लिए जो सिग्निफिकेंट वैल्यू आई है टी की, क्रिटिकल वैल्यू आई है टी की, उससे हम कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, जो 2 टेल टेस्ट है किस लेवल पे, सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ 2 अल्फा पे, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। मतलब अल्फा किसके लिए, सिंगल टेल टेस्ट के लिए, 2 अल्फा किसके लिए, डबल टेल के लिए, तो इनकी क्रिटिकल वैल्यू क्या रहेगी, सेम। जैसे कि सिंगल टेल टेस्ट के लिए T8 0.05 फॉर सिंगल टेल टेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये अल्फा था, इसको डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.10, तो इन दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब ये अल्फा के लिए, ये 2 अल्फा के लिए, तो जो सिंगल टेल की वैल्यू आएगी वो डबल टेल के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। जैसे T8 डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम है, अल्फा लेवल क्या था, इसका अल्फा था, इसका 2 अल्फा था, अल्फा था तो सिंगल टेल हो गया, इसका 2 अल्फा था तो डबल टेल, तो ये दोनों क्या आएंगी, सेम आएंगी। तो ये इस तरीके से हम क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। देखो इसको टेबल से समझते हैं। हमारे पास टेबल गिवन है किसकी, 2 टेल्ड की। अब यहाँ पे क्या गिवन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है हमारी, हमारे पास T8 कितना दे रखा है, 0.10, मतलब ये 2 टेल्ड के लिए, 2 टेल्ड, ठीक है, क्योंकि ये 2 अल्फा हो गया ना। यहाँ पे क्या था, T8 0.05, ये क्या था, अल्फा। तो 2 टेल्ड के लिए T8 की, मतलब अल्फा लेवल क्या है हमारा, सिग्निफिकेंस लेवल 0.10, और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 8 है। इस पे हम टी क्रिटिकल निकालेंगे 2 टेल्ड के लिए, किसके लिए, 2 टेल्ड के लिए, वो हम टेबल से देखेंगे। देखो ये टेबल है, ये ऑलरेडी यहाँ पे बताया हुआ है कि 2 टेल एरिया निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ पे देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम इधर गिवन होती है 8, हमारा सिग्निफिकेंस लेवल क्या है 0.10, ये कितना आया 1.80, ठीक है। 2 टेल के लिए हमें पता चल गया क्या है 1.80। अब 2 टेल के लिए तो पता चल गया कि ये कितना है 1.80। इसने क्या कहा था कि जो 2 टेल के लिए आएगा वो किस सिंगल टेल के लिए क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 2, ठीक है। तो ये कितना था, या फिर इसको लिख दो कि अल्फा हमारा सिंगल टेल के लिए हो गया और 2 अल्फा हमारा किसके लिए हो गया, 2 टेल के लिए। या फिर लिख दो ये 2 टेल की जो वैल्यू है, ये 2 टेल की जो वैल्यू है, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 0.10 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 0.05, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, सिंगल टेल के लिए। तो ये दोनों वैल्यू क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। तो सिंगल टेल के लिए भी क्या वैल्यू आएगी 1.86, ये बता रहे हैं ये बस, ठीक है।